रावण आयुर्विद्या आयुर्वेद के अंतर्गत वेलनेस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 6 सालों से अविरत कार्य कर रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत सनातन परंपरा और विज्ञान इनके समन्वय से निर्मित संजीवनी श्रृंखला का यह अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आधुनिकता के इस दौर में तृणधान्य अर्थात मिलेट्स के सेवन का प्रचलन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, परंतु कौन से मिलेट का सेवन किसके द्वारा और कब करना चाहिए, इसके पीछे भी एक शास्त्र होता है, जिसका वर्णन हमारे आचार्यों द्वारा विभिन्न संहिताओं में किया गया है। उत्तम प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी के लिए इस शास्त्रोक्त विधि से मिलेट्स का सेवन करना आवश्यक होता है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा हमारे आज के मुख्य अतिथि वैद्य जयंत नागर जी ने हमारी संचालक वैद्य निधि देवणकर जी के साथ इस वीडियो में की है। नमस्कार, आप सभी को चैत्र नवमी एवं राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर निधि रावण आयुर्विद्या की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं पुनः एक महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा को लेकर। पहले भी रावण आयुर्विद्या ने काफी सारे इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम पुनः आज प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। तो एक्चुअली मिलेट क्या है और किस तरह से इसका हमें सेवन करना चाहिए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं इस विषय को लेकर, तो हम चाहते हैं कि आज हमारे मुख्य अतिथि आपके समक्ष इसी चर्चा को लेकर आपकी जो सारी भ्रांतियां हैं उसे हम दूर करने का वो प्रयास करेंगे। वैद्य लोलिमराज जी का नाम शायद आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने ग्रंथ वैद्य जीवन में पथ्य के बारे में जानकारी दी है। पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे। अर्थात यदि हम अपने दैनिक जीवन में पथ्य का पालन करते हैं तो हमें कभी भी किसी भी तरह के औषध की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि हम पथ्य का सेवन नहीं करते या पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो हम कितने भी प्रकार के औषधि का सेवन किसी बीमारी के लिए करते हैं, उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये अगर हम श्लोक की बात करते हैं तो हजारों वर्ष पूर्व जो वैद्य जी ने ये श्लोक बताया है, मुझे लगता है आज के समाज में भी ये कहीं भी गलत साबित नहीं हो रहा है। जब हम आहार की बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है कि 3 प्रकार के उपस्तंभ एक आयुर्वेद में बताए हैं, जिसमें कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को रखा गया है। आहार इसमें सर्वोपरि है। अगर हम केवल आहार को ही अपने दिनचर्या में इस तरह से शामिल करते हैं कि वो तो किसी भी प्रकार से वो औषधि से कम नहीं है। एक उचित आहार हम इस तरह से अगर लेते हैं कि उसका प्रॉपर कितने मात्रा में उसको लेना है, किस वक्त उसका सेवन करना है, तो शायद हमें किसी भी रोग का सामना न करना पड़े और किसी भी प्रकार से हमें किसी औषध की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ आज हम हमारे अतिथि से इसी विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए मैं मिलाती हूँ आपको हमारे आज के मुख्य अतिथि से। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जयंत नागर जी। डॉक्टर साहब शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन राजस्थान जयपुर से कंप्लीट किया है तथा पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने BHU से कंप्लीट किया है तथा इन्होंने साथ ही बहुत सारे अपने रिसर्च पेपर्स और प्रेजेंटेशंस भी इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे प्लेटफॉर्म पर दिए हुए हैं। और साथ ही इन्होंने ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा भी हासिल किया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और कुछ मिलेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम, थैंक यू मैडम। तो सर, हम आपसे यही आज जानना चाहते हैं कि वास्तव में तृणधान्य या मिलेट्स आप किसे कहते हैं? आयुर्वेद में क्या बताया गया है तृणधान्य के विषय में? तृणधान्य जो शास्त्र में वर्ड आया है और साथ में इसको क्षुद्र धान्य भी बोलते हैं, मतलब छोटा। तो मिलेट्स का जो मतलब होता है वो स्मॉल साइज ग्रेन्स। ठीक है, एक हमारे गेहूं या चावल हम जानते हैं, और कुछ होते हैं जो छोटे छोटे अनाज होते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, जैसे कि सांवा हो गया, जैसे कि कंगनी हो गया, रागी हो गया। तो स्मॉल साइज ग्रेन्स को मिलेट्स हम कहते हैं। ठीक है, शास्त्र में इनके लिए और भी नाम पर्यायवाची शब्द से आए हैं, जैसे कि इनको कुधान्य बोला है आचार्य सुश्रुत ने।
कुधान्य का मतलब होता है कुत्सित धान्य। ठीक है, आज हम जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, मिलेट्स को हम जो है प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये एक अच्छी सोच है कि हम जो है आज से 1 या 2 पीढ़ी पहले जाएं तो हमारे जो पूर्वज थे वो लगभग अपनी जीवनचर्या में अपनी जो भोजन में मिलेट्स का यूज करते थे, तृण धान्यों का यूज करते थे। लेकिन बीच में जब से हरित क्रांति आई तो ये जो मिलेट्स हैं ये जो है समाज के प्रचलन से बाहर हो गए। ठीक है, तो तृण धान्य मतलब जैसे कि हम तृण शब्द से समझते हैं कि घास फूस जैसा, छोटी चीजें, छोटे साइज के, और शुद्र का मतलब ही वर्ड में जो है वो स्मॉल साइज ग्रेन्स होता है। तो इस तरह से हम तृण धान्य को या मिलेट्स को समझते हैं। तो सर कौन कौन से तृण धान्य बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, या जब हम देखते हैं एग्रीकल्चर की दृष्टि से तो कौन से धान्य ऐसे होते हैं जिनको हम तृण धान्य या मिलेट्स के रूप में पहचानते हैं? जी, आज जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम एक बार आयुर्वेद के शास्त्रों में भी हम एक बार झांकते हैं। तो शास्त्र में आचार्य सुश्रुत ने लगभग 15 प्रकार के शुद्र धान्य या कुधान्यों का वर्णन किया है, और अष्टांग हृदय में जो है वो 22 प्रकार के कुधान्य आए हैं। और बाद में धीरे धीरे जैसे निघंटु काल जब आया भाव प्रकाश में राज निघंटु इनमें, तो इनमें धीरे धीरे और बढ़ गए हैं, क्योंकि शास्त्र में कई सारी वेराइटीज को एक ही नाम से दिया है। बाद में उन्होंने अलग अलग वेराइटीज को इलेबोरेट करके बताया। तो आज लगभग 20, 25, 30 से ज्यादा, यहाँ तक कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो लगभग 60, 62 के लगभग आसपास जो फिगर्स है वो मिलेट्स का आता है। ठीक, हम 2018 में भारत में नेशनल मिलेट्स ईयर हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, और यूनाइटेड नेशन ने इसकी महत्वता को पहचाना, और इसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा जो भारत सरकार का सिस्टम है इसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मतलब देते हैं कि ये सौभाग्य की बात है कि हम जो मुहिम चला रहे हैं आज देश भर में वो पूरी दुनिया में एक पकड़ बना रही है। तो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है यूनाइटेड नेशन है उसने स्वीकार किया है। और अभी इसी बजट में जो है हमारे वित्त मंत्री जी माननीय सीतारमण जी जो मैडम हैं, उन्होंने इसे श्री अन्न के रूप में बात किया है, इनको श्री अन्न बोला है। तो श्री का मतलब हम लेते हैं तो श्री मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री मतलब धन भी होता है। तो एक अच्छी सोच है कि हम जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। तो एक अच्छी सोच है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे डिफरेंट तरीके से मिलेट्स के लिए। तो मिलेट्स इस तरह से है कि ये हमारी प्रचलन में भी शुरू से रहा है। तो डॉक्टर साहब जैसे हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज ले जाते हैं तो एक रिसर्च लेवल जब उसका हो जाता है, एक रिसर्च हो जाती है, तो उसके बाद ही हम वहां तक उसको पहुंचाते हैं। तो उस हिसाब से किस प्रकार से आयुर्वेद में इसके गुण धर्मों के बारे में बताया गया है और हम किस तरह से इसे प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल? जी, जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो कुछ होते हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है मेजर मिलेट्स के रूप में, कुछ माइनर मिलेट्स के रूप में किया गया है। तो मेजर मिलेट्स में जैसे 3 कंसिडर किए जाते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है और रागी है। माइनर मिलेट्स में कंगुनी है, चीना है जिसको पुनरवा भी बोलते हैं, और कुटकी है, कोदो मिलेट्स हैं जो कोदो चावल कोदू करके शास्त्र में वर्ड आया है, और सांवा चावल है, और गवेधु जो जई जो है वो भी इसमें माइनर मिलेट्स में कंसिडर किए गए हैं। कुछ शूडो मिलेट्स भी होते हैं, जैसे राजगिरा है वो मिलेट्स में उसको कंसिडर नहीं, वो शूडो मिलेट्स में आता है, और कुट्टू है उसको भी शूडो मिलेट्स में रखा गया है। तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेट्स की बात करते हुए आगे चलेंगे जो अभी मार्केट में ट्रेंड में है और जिसे हम मिनिस्ट्री लेवल पे प्रमोट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कंगुनी है, और सांवा है, और कुटकी है, जो यूजुअली अभी भी आज भी हमारे प्रचलन में है। जैसे कि कई बार लोग व्रत में भी सेवन करते हैं, जैसे सांवा चावल है तो उसको व्रत में यूज किया जाता है, वो बहुत कॉमन है। जब शास्त्र में तृण धान्य की बात आई है तो सुश्रुत आचार्य के टाइम पे लगभग 15 उन्होंने नाम दिए हैं, और साथ में जो है उन्होंने उसकी क्वालिटीज भी डिफाइन की है। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो लगभग सभी मिलेट्स, एक मिलेट्स पे हम बाद में बात करेंगे, कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें सभी मिलेट्स उष्ण है। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है कि वो शरीर में मोटा मोटा, हम कॉमन पब्लिक के परसेप्शन के लिए समझे तो वो शरीर में गर्मी पैदा करने वाला है। इसलिए आप देखते हैं कि बाजरे को जो है वो सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि वो शरीर में गर्मी करता है। तो आज हम जो ये बात करेंगे तो इसमें इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे कौन सा मिलेट्स कब खाया जाना चाहिए।
हम ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि लोग सही तरीके से मिलेट्स का यूज करें, ताकि एक दीर्घ काल के बाद उसके जो है कंसिक्वेंसेज या नुकसान उनको लोगों को न झेलना पड़े। ठीक है, तो मिलेट्स यूजुअली जो है आचार्य सुश्रुत ने उष्ण बताए हैं, मधुर में रस में मधुर होते हैं, जैसे कि मान सकते हैं उसको कार्ब से या वैसे करके कि वो एनर्जी बढ़ाते हैं बॉडी में। ठीक है, लेकिन साथ में रुक्ष भी होता है, मतलब कि बॉडी में जो है वो ड्राइनेस क्रिएट करने वाले हैं। रुक्ष आप समझ लीजिए कि जैसे कि शरीर में जो हमारा जो स्नेह है, जो फैट है, उसको एक तरह से एब्जॉर्ब करने वाले हैं। तो और साथ में कटु एक कुछ जो है टर्म्स हैं, मुझे लगता है कि आज जो गवर्नमेंट है वो सभी तरह से मिलेट्स के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चला रही है, लेकिन आज मैं जब जैसे उष्ण कषाय मधुर रुक्ष टर्म बोल रहा हूँ तो जनरल पब्लिक जो है वो इनको नहीं समझ पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, क्योंकि सब जो है बचपन से ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब सुनते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बेसिक एजुकेशन में है, हम 5वीं 6वीं क्लास से ही कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम जो है हमारे शास्त्रों में जो रस बताए गए हैं वो बच्चे नहीं जानते या स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। बिल्कुल, कि वो जो है उन्हें लगभग लोग सिर्फ वात पित्त कफ मोटा मोटा लोग जानते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसे नहीं समझ पा रहे। तो मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि रुक्ष क्या होता है तो मुझे एक डिफिकल्टी हो रही है कॉमन पब्लिक को रुक्ष समझाने में। पैदावार भी उसी जगह होगी, उसी प्रकृति के अनुसार, तो अगर हमको उस तरह सोचना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कौन सी भूमि उसके लिए बिल्कुल जो है परफेक्ट बनेगी। जी, तो इस तरह का एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो है, ताकि आयुर्वेद की कॉमन टर्मिनोलॉजीज को पब्लिक समझे, और जब हम उनको बताने जा रहे हैं तो लोग उसे समझ सके और डिसाइड कर सके कि उनको कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है, ताकि वो डिपेंड ना रहे एक मार्केट पे कि जो उनको बता दिया वो वही खाएंगे। नहीं, उनको जो है समझ में आना चाहिए कि कौन सा मिलेट, कौन सा तृणधान्य वो खाना चाहिए, किस ऋतु में कौन सा नहीं खाना चाहिए उनकी प्रकृति के हिसाब से। तो ऐसा मेरा एक आग्रह है कि जो है गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बना के एक बजाय इनके सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, लेकिन साथ में आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजीज का सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए पब्लिक को। ठीक है, तो अभी फिर मिलेट्स के बारे में बात आता है कि उसको कफ नाशक बोला है। ठीक है, अब जनरली हम कफ को बोलते हैं कि वो शरीर में बल प्रदान करता है, वेट गेन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो उसको भी कम करता है। ठीक है, बद्ध निश्चंदा की वो एक टर्म आता है कि जो है यूजुअली सारे मिलेट्स, लगभग सारे मिलेट्स जो है वो क्या करते हैं, मल और मूत्र को बांधने वाले और रोकने वाले होते हैं शरीर में। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे और डिटेल में, और वात पित्त का प्रकोप ये करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके थेरेपेटिक और न्यूट्रिटिव पर्पस से जाएंगे और जनरल एक परसेप्शन समझेंगे, ठीक है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, तो कहाँ कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है, कहाँ हम चूक कर जाते हैं जिससे आगे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए हमें आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज को समझ में थोड़ा आना चाहिए, तो इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आचार्य अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट ने जो है बताया है कि सारे मिलेट्स वो हैं लगभग कफ पित्त का नाश करने वाले हैं। ठीक है, रुक्ष होते हैं, अगेन कुछ मिलेट्स शीत प्रॉपर्टी के होते हैं, मतलब वो कूलिंगनेस जो है लाते हैं बॉडी में, और मिलेट्स जो है लघु हैं, इजी टू डाइजेस्ट हैं। ठीक है, और लेखन करने वाले हैं। लेखन करने वाले हम आगे इसको समझेंगे एक एक मिलेट्स पे कि क्या लेखन प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो कैल्शियम के लिए मिलेट्स खा रहे हैं, लेकिन वो कैल्शियम, उनको लगता है कि जो है मिलेट्स कैल्शियम बढ़ाएंगे तो उनकी बोन को हेल्प करेगा, लेकिन लेखन प्रॉपर्टी की वजह से वो शरीर में जो है वो बोन का एक तरह से मतलब धातुओं का कर्षण भी करेगा, तो उसकी वजह से भी साइड इफेक्ट देखने को बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, आज के टॉक में सारी टर्मिनोलॉजीज आगे आएंगे। तो सर क्या इनसे हमें लाभ मिल सकते हैं, आप उस पे प्रकाश डालिएगा। देखिए, मिलेट्स जो है वो हमारी परंपराओं से, आज ये हमारे लिए हो सकता है, हमारी पीढ़ी के लिए या मेरी पीढ़ी के लिए हो सकता है ये नया शब्द है, लेकिन हरित क्रांति के पहले जब हम छोटे थे और गांव में होते थे तो हमारे यहाँ गेहूं की रोटी तब बनती थी जब कोई मेहमान आते थे, है ना। ये हमारे पूर्वज भी बोलते हैं कि कोई मेहमान आया है तो गेहूं या चावल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे यहाँ गेहूं जो है वो नेचर ने के फेवरेबल है ही नहीं क्यों। ठीक है, मेरे यहाँ जो नेचर का फेवरेबल है वो बाजरा है, ज्वार है। ठीक, तो अब हरित क्रांति के बाद जो है वो एक ठीक है, उस समय हमें हरित क्रांति की जरूरत थी दुनिया के स्तर पे, क्योंकि हमारे पास अनाज की कमी थी, लेकिन उसमें दूरगामी परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक तो मिलेट्स से हम दूर चले गए, जो कि हमारा एक हेल्दी फूड हुआ करता था और किसी को बताना नहीं पड़ता था।
ठीक है, कि हमको क्या खाना है। किसी को सेंसिटाइज नहीं करना पड़ता था। हमारे पूर्वजों को पता होता था कि बाजरा जो है वो सर्दियों में ही खाना है, घी के साथ खाना है और उसमें गुड़ मिला के या मीठी चीजें मिला के खाना है। किसी को बताना नहीं पड़ता था। आज हमें उन चीजों के लिए बताना पड़ रहा है। तो एक जो गैप बड़ा आया है, इसको हमें फुलफिल करने के लिए आज की जो है हमारी टॉक है, ये जो हमारी बातचीत है, ये बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम मिलेट्स को देखते हैं तो अलग अलग मिलेट्स, और हर मिलेट का अपना अलग अलग राज्य में होता है। ठीक है, कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ का जो हैबिटेट है वो अलग रहने वाला है। ठीक है, हम राजस्थान के बंदे को, हम राजस्थान के लोगों को नॉर्थ ईस्ट का मिलेट्स नहीं सजेस्ट करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रकृति ने जिसको, आयुर्वेद के अनुसार हमेशा हमारा भोजन जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। जो जहाँ पे पैदा हुआ है उसका भोजन वहाँ के चीजों से बना होना चाहिए, उनको वहाँ का जैसा होना चाहिए। ठीक है, जो लोग साउथ इंडिया में हैं, दक्षिण भारत में, केरल, तमिलनाडु राज्यों में रहते हैं, तो वहाँ का हैबिटेट अलग है, वहाँ का नेचुरल क्लाइमेट अलग है, तो वहाँ अलग तरह के अनाजों की जरूरत है। राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत में अलग तरह के अनाजों की जरूरत है। तो एक ये भी हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट का जो है वो कौन सी फेवरेबल है, कौन सा वहाँ प्रकृति उसको नेचुरली ही प्रकृति अलाउ करती है, क्या चीजें वहाँ हो रही है। तो वही आप कहना चाहते हैं किसी प्रिकॉशंस के साथ ही हमें हर प्रकार के अनाज का उपयोग कैसे करना है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आचार्य चरक ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि नित्य सेवनीय द्रव्य। जब वो नित्य सेवनीय द्रव्य बताते हैं तो वहां पे वो गेहूं को नहीं बोलते हैं, ठीक है, या किसी भी मिलेट्स का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको, और ये चीज उन्होंने ऐसे ही नहीं बताई होगी। आज हम 2 साल की या 10 साल की रिसर्च के बाद बोलते हैं कि ये खाना चाहिए क्योंकि इससे ये कैल्शियम बढ़ता है, इससे ये आयरन डेफिशिएंसी को ये पूरा करेगा, ठीक है, इससे ये मिनरल्स मिलेंगे, ये इसके लिए हेल्प है। लेकिन ये बहुत छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें इन द सेंस कम शॉर्ट में होने वाली स्टडी है। तो हम एक एक फैक्टर पे काम करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ चीजें बढ़ने वाली मिले, कुछ चीजें घटने वाली मिले, लेकिन शरीर ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, हमारी जो बॉडी बनी है, हमारा जो सिस्टम बॉडी के अंदर बना है, वो एक ऑल ओवर एक अलग अप्रोच से बना है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम डाल के नहीं बनाई गई है, हमारी बॉडी आयरन डाल के नहीं बनाई गई है। ठीक है, हमारी बॉडी जिस वे में बनी गई है उसको सिखाता है हमें आयुर्वेद। ठीक है, तो जब भी हम मिलेट्स की बात करेंगे, और आयुर्वेद का मतलब हमारी परंपराएं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते थे, हमारे जो पुरानी पीढ़ियां थी, 1-2 पीढ़ियां, उनको पता होता था कि कौन सी चीज कब खानी, कैसे खानी। ठीक, तो इन्हीं चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। तो हर मिलेट का उसको किस सीजन में खाना चाहिए, इसका इंडिकेशन हमें पता होना चाहिए, उसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस एज ग्रुप को खाना चाहिए, और किस तरीके से खाना चाहिए, किस फॉर्म में खाना चाहिए। आजकल लोग जो है वो बिस्किट के रूप में खा रहे हैं, कुकीज के रूप में खा रहे हैं, ब्रेड के रूप में खा रहे हैं, तो वो हर टाइम वो सही नहीं है अप्रोच। ठीक है, वो मार्केटाइजेशन के लिए, प्रचार के लिए ठीक है, और हम जनरली हम ये बहाना देते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए हम खा रहे हैं। वक्त की कमी तो आजकल, वक्त की कमी का, हाँ जी, सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं वजह है कि बहाना कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने वो रागी बिस्किट खरीद लिए और वो लोग खुश भी हो जाते कि आज तो हमने मतलब कुछ ऐसी न्यूट्रिटिव चीज खा ली है, बट दरअसल उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स और दूसरी चीजें ऐसी हैं, वैल्यूज निकल के नहीं आती उसमें से। जी, बिल्कुल। तो दरअसल देखिए, मार्केट का एक प्रचलन होता है कि आप डिपेंड बना दो लोगों को। जी, ठीक है, हमारे जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ से गांव, गाय और हमारी संस्कृति को खत्म किया, तो हम अपने आप उन पर डिपेंड होते थे। ठीक है, आज मैं कहूँ कि अगर आप कोई पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, और आपको नाश्ता करना है और आप कहें कि हम मार्केट से रागी के बिस्किट खरीद के ले आएंगे या ये खरीद के ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि बहाना है। क्यों नहीं आप रागी को जिस फॉर्म में बताया गया है, क्यों नहीं आप ज्वार की रोटी खाएंगे अगर आपको नाश्ता करना है अपने घर से। इतनी क्या मजबूरियां पाल के रखिए कि हम अपने ही शरीर के साथ जो है कंप्रोमाइज करके बहाने देते रहेंगे। ठीक, मार्केट में बिस्किट खाने, आप ब्रेड खाएं, ब्रेड हम आजकल नया चल रहा है कि जो है ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए, और ब्रेड बनाना है, नई नई जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं ताकि हम की ये टाइम बचा सकें। फ्री जो है वो जल्दी से बनने वाले कुक वाले फूड हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कल्चर डेवलप करने वाली बात है। ठीक है, इतना हमें व्यस्त, इतनी हमें अलाउ, मैं मुझे एज ए डॉक्टर, एज आयुर्वेदिक वैद्य, मैं ये अलाउ नहीं करता हूँ लोगों को कि आप जो है एक्सक्यूज देकर अपने आप को, क्योंकि शास्त्र में एक जगह आया है कि जब आप ना इन चीज कैसे बनाते हैं बिस्किट कुकीज करके, जब मैं अभी एक ट्रेनिंग में था तो हमने बिस्किट बनाना सीखा था, उसको जो है एक टेम्परेचर पर अंदर रखा जाता है।
ठीक है। और शास्त्र में लिखा है अगर आप किसी चीज को भ्रष्ट करते हैं, भर्जित करते हैं ज्यादा, तो रुक्ष हो जाती है। तो ये मिलेट्स ऑलरेडी रुक्ष हैं, हम उन चीजों को और रुक्ष करते हैं और फिर हम उन कुकीज को, उन बिस्किट्स को बच्चों को भी खिला रहे हैं, ओल्ड एज लोगों को भी खिला रहे हैं, अदर पेशेंट्स को भी खिला रहे हैं। तो एज अ ऑल ओवर, ठीक है, मेरा साइंस ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। मैं जिस साइंस को फॉलो करता हूँ और जो साइंस इस मानव शरीर को लेकर बनाया गया है, जो मानव शरीर के साथ उत्पन्न हुआ है, वो होलिस्टिक साइंस इसको अलाउ नहीं करता है। उस पर हम अभी आगे और बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गई न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली बात, पर थोड़ा सा आप थेरेपेटिक भी बताइए कि किस बीमारी में, किन बीमारियों में हम आगे रह के हम चाहते हैं कि ये चीजें पेशेंट को हम, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो किन किन बीमारियों के लिए आप रिकमेंड करते हैं इनको? देखिए, आपने एक टर्म यूज किया अभी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ये एक कंडीशन है बॉडी की, ठीक है, कि जो है ब्लड शुगर रेज्ड है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ये एक फैक्टर है, ठीक। बट क्या आयुर्वेद इस चीज को मानता है? क्योंकि हम कई बीमारियां, अपतर्पण, जिसको हम संतर्पण एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अपतर्पण का, तो इसमें हम किस तरह से इनको बैठा सकते हैं? देखिए, बहुत जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है न्यूट्रिशन वर्ड, ठीक है, और इसकी काफी जो है वो बिक्री भी हो रही है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन जो वर्ड है, फिर एक आता है ओवर न्यूट्रिशन, एक आता है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक। तो न्यूट्रिशन तक तो ठीक है, हम आयुर्वेद में तर्पण की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, लेकिन ओवर न्यूट्रिशन या अति पोषण जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। शास्त्र में सबसे अच्छा शब्द यूज किया है तर्पण, संतर्पण, ठीक है, जिसे हम ओवर न्यूट्रिशन से समझते। होता क्या है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब अच्छा खा पी रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर जितने चीजें मिलनी चाहिए मिल रहे हैं, लेकिन साथ में आप अपनी बॉडी को उतना यूज नहीं कर रहे हैं और तब जो डिजीज हो रही है, ठीक है, उसको संतर्पण बोला है। संतर्पण ओवर न्यूट्रिशन नहीं है, संतर्पण गलत तरीके से तर्पण है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ खाते हैं तो उसके साथ उसको बर्न आउट करना जरूरी है, उसके साथ मेहनत करके उसको पचाना जरूरी है, ठीक है। वो एक शरीर की तपस्या है। अगर वो तपस्या हम नहीं करेंगे तो वो जो चीजें हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी, लगेगी नहीं, ठीक है, वो मेहनत हम नहीं करेंगे और इसकी वजह से होती है संतर्पण जन्य व्याधियां। तो जो आप मोटा मोटा सिडेंटरी लाइफ स्टाइल समझते हैं, वो एक तो हर चीज के लिए मशीनें आ गई हैं, तो सब डिपेंडेंट हो हर चीज के लिए, बिल्कुल। तो वो एक संतर्पण है। और अंडर न्यूट्रिशन यानी जो अपतर्पण है, कि जो तर्पण न्यूट्रिशन, जो पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, वो अतर्पण है, या उसको हम कम कर रहे हैं शरीर से कुछ प्रक्रियाओं से। तो शास्त्र में एक जगह तो पूरे कि जितनी भी व्याधियां हैं वो सब या तो संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य है, ठीक है, या तो तर्पण सही है लेकिन गलत तरीके से है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर तर्पण है ही, ठीक है, लेकिन अति तर्पण जैसा या ओवर न्यूट्रिशन जैसा कोई तो हम स्वयं बना रहे हैं। हाँ, जी जी, ठीक है, क्रिएटेड चीज हो गई, क्रिएट ही कर लिया हमने। हाँ, तो जब मिलेट्स की बात आती है तो हर मिलेट के अपने अपने गुणधर्म हैं, ठीक है। जैसे आपने पूछा कि इसका थेरेपेटिक पर्पस, तो हम इसको थेरेपेटिक और न्यूट्रिटिव दोनों पर्पस को साथ में लेते हुए चलते हैं। जैसे मैं एक एक मिलेट्स की बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कंगुनी का आपने नाम सुना होगा, टियंगू है ना। कंगुनी नॉर्मली जो वर्ड है मार्केट में आता है, ठीक है। शास्त्र में 4 वेराइटी बताइए और चारों के थोड़े थोड़े अलग अलग गुणधर्म है, ठीक है। तो हमारा शास्त्र इतने ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है कि जब हम बोलेंगे कि कंगू खाना है तो कौन सी वेराइटी कहाँ खानी है, ठीक है। हम कहते हैं जबकि दूध पीना है तो किस व्यक्ति को किस पशु का दूध पीना है, उसके लिए उन्होंने 8 प्रकार के पशु बताए जिनका दूध पीना है, ठीक है। वो चाहते तो एक भी बता सकते थे। तो वो जानते थे कि ये शरीर कैसे बना है और इसके लिए क्या जरूरी है, ना कि कैल्शियम आयरन की जो थ्योरी है वो, ठीक है, जो हम अभी समझने वाले हैं, ठीक है। तो कंगू है उसको ना सबसे, देखिए हम बोलते हैं कि जो है वो मिलेट्स में फाइब्रस होते हैं, ठीक है, इजी टू डाइजेस्ट हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन है। तो अभी हम एक एक चीज को व्याख्या करते हैं, समझते हैं। कंगू जो है जिसको मार्केट में फॉक्सटेल मिलेट या के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी सबसे बढ़िया, और इसमें कहीं भी कुछ भी कमी या बुराई जैसा नहीं है, ठीक। बस इसका यूटिलाइज जो है वो आयुर्वेदिक विजडम के साथ होना चाहिए या हमारी परंपराओं के विजडम के साथ होना चाहिए, न कि कम समय के लिए होने वाली रिसर्च के साथ, ठीक है। क्योंकि रिसर्च जितने समय में होती है उतने में वो कंसिक्वेंसेस नहीं आ पाते। एक एक फैक्टर पर ही एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं, लेकिन बॉडी वैसे नहीं चलती है, हमारी बॉडी वैसे नहीं बनी है,
ठीक है। इसलिए हमें जब भी इन चीजों का इस्तेमाल करना है तो आयुर्वेदिक विजडम के साथ हमें इनको लेना चाहिए। कंगुनी जो फॉक्सटेल मिलेट है सबसे अच्छा है भग्न संतानकृत, इसको बोला है। जो हमारा स्पोर्ट्स डोमेन है, जहां पे लोगों को जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको अगर फ्रैक्चर है, कहीं इंजरी हुई है, एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, तो हम वहां पे प्रियंगु का कंगु का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भंग हीलिंग के लिए उसको अच्छा बताया है। तो क्यों ना हम अपने हॉस्पिटल्स में जो है वो कंगू के जो डाइटरी प्रिपरेशन से वो रखें, जहां एक्सीडेंटल होते हैं, स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं, उनको इंजरी है, उनको हीलिंग चाहिए, तो उसको हीलिंग के लिए फेवरेबल बताया है। तो इसकी अप्रोच ऐसे होनी चाहिए थेरेपेटिक अप्रोच में कि किसी को जो है लॉन्ग टर्म के लिए हीलिंग नहीं हो रहा है तो उसको हम वैसी डाइट सजेस्ट करें कि प्रियंगु की डाइट हो, कंगू की डाइट हो कॉमन। तो हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा। और हमारी पिछली पीढ़ियों को ये पता होता था, ठीक है, कि किसी को वो कोई डॉक्टर नहीं ढूंढते थे, उनको पता होता था कि हाँ ये है, तो वो उससे काम करते थे, ठीक है। साथ में इसको जो है वो गुरु बोला है, ठीक है, प्रियंगु गुरु बोला है। जनरल परसेप्शन होता है कि इजी टू डाइजेस्ट होता है, लेकिन शास्त्र में इसको गुरु बोला है, नहीं तो यानी पचने में ये लघु नहीं है, पचने में इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। इसलिए हर मिलेट इजी टू डाइजेस्ट है, ये भी एक जो है भ्रम है वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हर मिलेट के लिए हमें समझना हो, इसलिए मैंने यूज किया कि हमको लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें आयुर्वेद को मिड स्ट्रीम में लेके आना है तो बजाय किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बजाय, ठीक है वो भी सब ठीक है इंटरनेशनल मार्केट पे खड़ा होने के लिए, लेकिन हमें कॉमन पब्लिक में ले जाने के लिए हमको लोगों को उनके लिए सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, ठीक। फिर कंगू के लिए बोला है कि ये रुक्ष भी है, ड्राई है, ठीक है। अब जैसे जो हम कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, जो शरीर में बल बढ़ाने वाली चीजें हैं, ये उनके अपोजिट काम करेगा, ठीक है। इसको ब्रह्मण भी बोला है, ठीक है, कि ये वेट इंक्रीज में भी हेल्प करेगा, लेकिन उसकी अप्रोच दूसरी होगी यूज करने की। और अगर किसी का वेट कम करना है तो उसकी अप्रोच दूसरी होगी, ठीक। ये शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में इसको श्लेष्म हरा अतीव बोला है, ठीक है, कि ये कफ को शरीर से बाहर करता है, कफ को शरीर से कम करता है, ठीक है। तो हम इसको हर जगह नहीं दे सकते। जहां हमें शरीर में कफ बढ़ाने की जरूरत है, जहां हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, वहां हम जो है वो श्लेष्म हरा अतीव श्लेष्म को कम करने, कफ को कम करने के कारण इसको हम हर जगह नहीं बोल सकते कि आप हर जगह हर व्यक्ति को हम प्रियंगु खिला सके या कोई भी मिलेट्स खिला सके, ठीक। एक जनरल परसेप्शन ये है कि सारे मिलेट्स फाइब्रस होते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिमूव करते हैं, लेकिन अधिकांशतः मिलेट जो है वो वात करने वाले बताए हैं, ठीक है। जब बात करने की रुक्ष की आती है तो इसका मतलब बॉडी में वो कॉन्स्टिपेशन करने वाले हैं, भले ही वो फाइब्रस है, ठीक है। तो अब हम फाइब्रस के एंगल से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो सब कॉन्स्टिपेशन कम करेगा, ठीक है, इजी टू एलिमिनेट करेगा गट को। लेकिन जब हम रुक्ष और वातकृत पे आएंगे और उसको हमने बिना आयुर्वेदिक विजडम के सेवन किया तो वो शरीर में कॉन्स्टिपेशन करने वाला है, और जब लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो एक एलर्जी टर्म करके हर किसी को, जो लोग होते हैं ना कि जनरली कि किसी को भी जुकाम लंबे समय तक जुकाम बना रहता है तो उसको बोल दिया जाता है कि आपको तो एलर्जी है। अष्टांग हृदय में ये बोला गया है मल संचय जन्य प्रतिशा। अगर लंबे समय तक किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, उसकी जो है वो गट क्लियर नहीं होता है, उसका जो बाउल क्लियर नहीं होता है, तो जो जिसे आप एलर्जी समझ रहे हैं दरअसल वो मल संचय जन्य प्रतिशाय है, ठीक है जी। तो ये अप्रोच के समय हमें लेना पड़ेगा, और ये अप्रोच वहां से नहीं आ सकते, रिसर्च से नहीं आ सकती, हाल फिलहाल तो नहीं आने वाली है, ठीक है। रिसर्च एक अच्छा स्कोप है, अच्छी सोच है, लेकिन कितने हद तक हम उस पर डिपेंड हुए आज के समय में, ये मेरा एक आग्रह है कि ये सोचना चाहिए विद्वानों कि हम कितना डिपेंड हुए उस रिसर्च पर, ठीक है। रिसर्च एक अच्छा है कि हम आगे के समय में कुछ चीजें हमें रखनी पड़ेंगी, दुनिया को समझाना पड़ेगा, लेकिन आज कितना उसको मानना चाहिए और अभी हमें और कितनी तैयारी करनी है रिसर्च के फील्ड में, आयुर्वेद रिसर्च के फील्ड में, जो जिस एंगल से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने केवल अभी तक एक फॉक्सटेल मिलेट पे बात की है, ऐसे जितने मिलेट्स हैं, जितने भी कोर्स या फाइन मिलेट्स हैं, उनके सबके अपने गुणधर्म है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, एक निवार करके भी मिलेट होता है, कुटकी लिटिल मिलेट होता है, ठीक है। शास्त्र में उसको जो है वो पित्त नाशन करने वाला बताया, पित्तज्ञ बताया है, ठीक है, कफ वातकृत बताया है और ग्राही बताया है, ठीक है। अभी जो मिलेट हमारा कफ पित्त हर पिछला मिलेट हमने देखा था, तो ऐसे हर मिलेट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो इसलिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के साथ इंडिविजुअल थेरेपेटिक इंडिकेशन है, इंडिविजुअल इंडिकेशन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक। अब जैसे यहाँ पित्तनाशक है और कफवात करने वाला है, तो जो हमने पिछला मिलेट देखा था उसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टी पूरा बदलने वाला है, उसका थेरेपेटिक इंडिकेशन भी बदल जाने वाला है। ठीक है। अब जहाँ पे जिन लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे कि जिनको होता है कि बार बार जिनको भूख लगती है, बहुत ज्यादा खाने की आदत है, उनका पित्त बढ़ा हुआ है या शरीर में बहुत गर्मी है, ठीक है, जिनको जो है कि गर्मी से रिलेटेड या पित्त से रिलेटेड दिक्कतें हैं, उनको हम निवार दे सकते हैं। ठीक। लेकिन अगेन वो कफ पित्तवात भी बढ़ाने वाला है, तो हमें सोचना पड़ेगा किस फॉर्म में देना है, कितना देना है, किस सीजन में देना है। ये चीज हमेशा हर मिलेट के साथ चलेगी। नेक्स्ट जो है एक मिलेट आता है कोदो मिलेट। ठीक है। कोदो मिलेट के लिए है, वो शास्त्र में बताते हैं कि स्पर्श में सिद्ध है। ठीक है। कि इसको जो है वो गर्मी वाली कंडीशन में दे सकते हैं। साथ में इसको विषापह बोला है। ठीक है। विषापह का मतलब हमारे यहाँ है, एक तरह से मोटा मोटा मैं जनरली समझाना चाहूँ तो वो एंटी टॉक्सिक है। लेकिन कौन से टॉक्सिक? जो हम डेली रूटीन में गलत आहार या विहार सेवन करते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से नेचुरली जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, उनका डाइजेशन के लिए, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए कोदो बहुत अच्छा मिलेट। लेकिन ये उष्ण है, इसलिए हमें ये अप्रोच, तो हम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के इस अप्रोच से सोचेंगे तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, वो एक इनकम्प्लीट अप्रोच। कंप्लीट तो वही करता है जो आयुर्वेद में लिखा है। ठीक है। और ये ऑल ओवर है, हम एक फैक्टर पर डिस्कस नहीं कर, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं उसके हर गुण पर बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ प्रोटीन या मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे बात नहीं कर रहा। तो इस तरह की हमें जो है वो एक अप्रोच बनानी पड़ेगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे मधुमेह के रोगी बहुत ज्यादा मिलेट्स पे डिपेंड होते हैं, तो आपकी दृष्टि से क्या है, उनको क्या रेगुलर बेसिस पे यही खाना चाहिए? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे? आचार्य चरक ने जब प्रमेह के लिए, ठीक है, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हम डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके ही बात करते हैं, क्योंकि दोनों में अलग तरीके टाइप रहने वाले हैं। क्योंकि एक होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो मैंने संतर्पण की आपको व्याख्या समझाई, तो जो टाइप 2 है वो संतर्पण जन्य से होता है, मतलब कि गलत तरीके से न्यूट्रिशन। ठीक है। कि हमने जो खाया उसको पचाया नहीं ठीक से, हमने उसको व्यायाम नहीं किया, हमने उतना काम नहीं किया जितना उसको खाने के लिए पचाना चाहिए था। आप सोचिए अगर किसी व्हीकल में आपने फ्यूल डाल दिया और उसका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको हमें इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो बॉडी इसी तरह से बनी, इसलिए कि हमको व्यायाम भी करना है। ठीक है। अब आप डायबिटीज की बात किए हैं, तो मैं जैसे टाइप 2 की बात होती है तो वहां पे हम, आचार्य चरक ने लिखा है कि षष्टिक जो चावल है, 60 दिन में जो चावल पक जाते हैं वो सबसे पथ्य हैं। और साथ में वहां उन्होंने तृण धान्य की भी बात की है। ठीक है। तृण धान्य देना है, लेकिन कब देना है, कैसे देना है, ये हमको एक विचारणीय है। ठीक है। क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि जैसे कि हम बात करें कि शामा चावल है, बार्नयार्ड मिलेट्स, ठीक है, अच्छा होता है, वो शोषण करता है। ठीक है। एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार जो डायबिटीज, जो प्रमेह की संप्राप्ति है, उसमें क्या होता है, क्लेद बनता है। ठीक है। धातुएं सही से बन नहीं पाती है, सही से नहीं बन पाती है, तो वो उनका एक तरह से कोई चीज है जो इनकम्प्लीट बन गई है या ठीक से नहीं बनी है, तो बॉडी उसको अपने पास नहीं रखती है, क्योंकि वो उसके लिए फोरेन हो गए। ठीक है। बॉडी के लिए जान पहचान की चीज वो है जो परफेक्ट बन के आ रहा है, बॉडी उसको पहचान लेती है और अपने अंदर समा लेती है। हम एक केला खाते हैं, वो केला हमारे अंदर समा जाता है। ठीक है। लेकिन कई कई लोग हैं जो खाते हैं वो सही से बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, और जो कि जैसे कि हम जानते हैं प्रमेह में, डायबिटीज में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो यूरिन के थ्रू जो है वो धातुएं निकलती रहती है। तो वहां पे हमें शोषण टर्म की जरूरत है, शोषण जो प्रॉपर्टी है उसकी जरूरत है। तो जो शामा चावल होता है, जो शामाक बोला है, उसको शास्त्र में सबसे अच्छा बोला है, राजधान्य वर्ड बोला है उसके, मतलब राजाओं के लिए। राजा मतलब आज के लिए जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उन लोगों के लिए ये शामा चावल है, ये अच्छा है। जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 2 है, टाइप 1 के लिए हम डिफरेंटली अलग सोचेंगे, क्योंकि वहां पे हम, यहाँ पे क्या करना है हमें, जो गलत तरीके से अवतर्पण हुआ, जब संतर्पण गलत तरीके से हुआ है उसको हमें ठीक करना है। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, वहां पे न्यूट्रिशन ठीक से नहीं होता है, वो ऑलरेडी जो पेशेंट है वो कमजोर होता है, तो उसको हमें अलग अप्रोच से सोचना पड़ता है। ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से टाइप 1 और टाइप 2 एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस, एंटायरली डिफरेंट मैनेजमेंट, डिफरेंट जो उसका डाइटिंग पैटर्न होगा।
ठीक, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो शामक है वो शोषण है, रुक्ष करता है, वात बढ़ाने वाला है। तो वहां पे जैसे कि अब टाइप 1 में हम जो मधुमेह जो बोलते हैं, क्योंकि वहां ऑलरेडी वात बढ़ी हुई होती है, तो हम शामक चावल यहाँ पे जो है इसको नहीं दे सकते हम टाइप 1 में, क्योंकि ये वात बढ़ाने वाला है। जबकि जो टाइप 2 है, संतर्पणजन्य है, जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, वहां के लिए ये बेस्ट फूड है। और शास्त्र में बोला है सुकुमार, जो लोग कम काम करते हैं या जो होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जिनसे ज्यादा काम हो नहीं सकता है, या जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो लोग, ऐसे लोग जो है वो शामक चावल उनके लिए अच्छा है। राजधानी बताया, उसकी काफी प्रशंसा की। नेक्स्ट हम चलते हैं रागी पे, हम बात करते हैं। ठीक, तो रागी जो है, जो फिंगर मिलेट हम जानते हैं, नचनी बहुत छोटा छोटा होता है, रेड ब्राउन रेड कलर का जो होता है, नचनी भी बोलते हैं। इसके लिए शास्त्र में बोला है कि ये शीतवीर्य, ठीक है, शीतवीर्य मतलब कूलिंग प्रॉपर्टी। एक तरह से मैं समझाना चाहूँ, क्योंकि मैं शीतवीर्य को अभी जनरल प्लेग के प्रसंस्करण के हिसाब से समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है, इसलिए सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, तो शीतवीर्य होता है, कूलिंग की जरूरत है। वहां पे स्निग्ध भी, जो हम अब तक रुक्ष वर्ड बोलते हुए आ रहे थे कि एंटी, एक तरह से जो फेट, जो क्यूटेनियस सब्जेक्ट हमने लिए हैं सब्सटेंस, तो उसके अपोजिट काम कर रहा था। ये थोड़ा सा स्निग्ध भी करता है, बॉडी में स्मूथनेस करता है, जो फैटी जो चीजें हैं उनको प्रमोट करता है। और इसको वृश्य भी बोला है, मतलब एक तरह से न्यूट्रिटिव है। और वृश्य का एक जनरल टर्म एफ्रोडाइजिक भी लिया जाता है। ठीक है, तो और इसको जो है पित्त आश्रय, यानी जो रक्त पित्त होता है, जो एपिस्टेक्सिस है या जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, उनके लिए भी राजनिघंटु में इसको अच्छा माना है। रक्त पित्त जैसी व्याधियां हैं या जहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, वहां के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि ये शीतल होता है, बॉडी में ठंडक करने वाला है। ठीक है, लोग सब बच्चों में फिर ये क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एपिस्टेक्सिस देखा है, बच्चे खेलते हैं धूप में, समर्स में स्पेशली, जहाँ बहुत टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री 45 डिग्री, तो वहाँ हम दे सकते हैं बच्चों। बिल्कुल, देखिए, जब हम बच्चों की और प्रेग्नेंट लेडी की, क्योंकि जो है जब इसका प्रमोशन किया जा रहा है, तो एक टर्म ये भी आता है कि प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है, क्योंकि आयरन बढ़ाता है, कैल्शियम बढ़ाता है, आजकल बहुत ये सारी चीजें भी ये सब चीजें प्रमोट की जा रही है। तो हम ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम इस पे आयुर्वेदिक विजडम की बात करेंगे। मैं आयुर्वेदिक विजडम के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ, तो हम आयुर्वेदिक विजडम की बात करेंगे। तो देखिए, जो बच्चों के लिए जैसे आपने पूछा, तो रागी ऑल ओवर सबसे सेफेस्ट मिलेट है, जिसके कम से कम, अगर कोई गलती से गलत भी खा लिया तो कम से कम साइड इफेक्ट देखने को मिलेगी, वो रागी है। अभी तक हम जो शास्त्र में, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो हमको आयुर्वेद में है, जो परंपराओं में है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली जो है वो स्निग्ध है और न्यूट्रिशन पर्पस भी है, तो जो है वो रागी एक अच्छा कंटेंट हो सकता है। लेकिन किस फॉर्म में? बिस्किट की फॉर्म में मैं इसे जो है वो सजेस्ट नहीं करूंगा। ब्रेड की फॉर्म में मैं इसको नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है, मैं या कुकीज या ऐसे लुभावनी जो चीजें होती है ना, कि बच्चों को मनाने के लिए आप उनको ऐसे चीजें, हमारे पेरेंट्स प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात पे। देखिए, बीइंग अ पेरेंट्स इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, बीइंग अ पेरेंट्स, मतलब ठीक है, मैं इस पे, हम मिलेट्स पे ही बात करते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन कि ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है बच्चों को न्यूट्रिशन देना है कि आपने बिस्किट खिला दिया। मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन देना है तो माँ का प्रेम होता है, हलवा बनाइए, रोटी बनाइए, ठीक है, हमारे साथ, मतलब हम इतनी परंपराओं में इतनी चीजें होती है हमारे यहाँ बनाने के लिए, तो वो क्यों नहीं बनाए हम? क्यों हम बच्चों को बिस्किट खिलाएं? ठीक है, वो हम क्यों बच्चों को ब्रेड खिलाएं? क्यों बच्चों को ऐसी गलत चीजें उनको आदत में डालें, उनको बहाने दें कि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने उनको बिस्किट खिला दिया। अगर आपके पास जीने के लिए टाइम नहीं है, एक लाइफ जो आगे के पूरी जिंदगी जीने वाली, उसके लिए टाइम नहीं है, तो फिर किसके लिए टाइम है? ठीक है, तो ठीक है, ये अलग विषय है, हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मैं ऐसी चीजें प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है, एज आयुर्वेदिक वैद्य मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकता। अगेन, रागी में को जो है वो सुपर सीरियल पे बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट न्यूट्रिशियस है, इसको अच्छा न्यूट्रिशियस माना जाता है। और साथ में जो है, आपने जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की थी, तो रागी उसका अच्छा ऑप्शन है, जो हाइपरग्लाइसीमिया को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और इसके साथ अच्छे के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और साथ में जो है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं शरीर में, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो इस तरह से रागी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगेन कि हमें हर बार उसका कौन सा प्रिपरेशन यूज होगा उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम शॉर्टकट पे नहीं जा सकते। कहने का मतलब कि किसी को रागी की, किसी को न्यूट्रिशन की जरूरत हुई तो आप बिस्किट के फॉर्म में दीजिए, मैं वो शॉर्टकट अलाउ नहीं करता और ऐसा प्रैक्टिस में।
अब हम ज्वार और बाजरा, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस है, ज्वार बाजरा रागी तीनों पे अच्छा फोकस है। ज्वार बाजरा के बारे में हम विशेष बात करेंगे। और ज्वार और बाजरा जो है यूजुअली हम खाने में भी प्रैक्टिस करते आए हैं। और आजकल तो मैं जो है ऑनलाइन जो वेबसाइट, सेलिंग वेबसाइट होती है, हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, सब पे अवेलेबल है। और लोग जो है वो खरीद के वहां से खा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन और खरीद कर खा रहे हैं। जबकि उनको ये भी नहीं पता कि बाजरे को कौन सी सीजन में खाना चाहिए और ज्वार को कौन से सीजन में खाना चाहिए। तो जब उन लोगों को आगे लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान अगर होता है तो उसकी फिर वो भी हमको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो जब हम ज्वार की बात करते हैं तो एक जुन्नाह वर्ड आया है शास्त्र में और भाव प्रकाश में यावनाल करके भी बोला है। ठीक है, तो ज्वार जो है वो शीत वीर्य होता है, कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हमारी परंपराओं में जब भी ज्वार खाना होता था तो गर्मियों के दिनों में ज्वार खाते थे। ठीक, और वो भी फिर भी घी के साथ खाते थे। ठीक है, साथ में जो है वो इसको श्लेष्म और पित्त को कम करने वाला बोला है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिनको मतलब जहाँ पे जो जिसको हम संतर्पण जन्य व्याधि बोल रहे हैं वहां के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन साथ में इसको वर्ड बोला है अवृश्य। ठीक है, जब भी अवृश्य, वृश्य को अगर हम एफ्रोडाइजिक टर्म से लेते हैं, क्योंकि कई सारे आयुर्वेदिक टर्म हैं जिनको हम एग्जैक्ट मॉडल में नहीं समझा सकते, इसलिए अगेन मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के लिए। तो अगर हम डॉक्टर साहब हर चीज हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो हमारे शास्त्र में बताइए उसका जो क्या डेफिनेशन है वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अवृश्य भी बोला है। तो अवृश्य चीजें जो है यानी जो शरीर को बेहतर न्यूट्रिशन मतलब दे सकती है। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रिटिव वैल्यू मॉडर्न के हिसाब से, मतलब मॉडर्न पैरामीटर जहां हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फाइबर्स के हिसाब से देखेंगे तो वो अलाउ करते हैं। ठीक है, लेकिन अवृश्य होने की वजह से ज्वार को भी नित्य सेवनीय में अलाउ, मतलब डेली खाने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप साल में 12 महीने आप ज्वार खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन डायबिटिक पेशेंट को भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अवृश्य वर्ड बोला है। ठीक, तो इसके लिए अब ज्वार को जब खाया जाता है तो घी के साथ खाया जाता है। अब जैसे कि कोलेस्ट्रॉल थ्योरी है। ठीक है, लोगों के जनरल परसेप्शन है कि घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसलिए लोग घी तेल से डरने लगे हैं। अब अगर ज्वार को कोई जो है कार्डियक पेशेंट को ज्वार खाना है या डायबिटिक पेशेंट को ज्वार खाना है, अगर वो ज्वार खाएगा और उसने बिना घी के खाया तो उसको और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कौन से घी से नुकसान होता है, कौन से घी से नुकसान नहीं होता है। और एक चीज है कि घी और बटर सेम चीज नहीं है। ठीक है, फेट का, हर फेट का मतलब जो है वो घी नहीं होता है। ठीक है, घी भी अलग अलग प्राणियों का हमने बोला है शास्त्र में कि गाय का घी की प्रॉपर्टीज अलग है, भैंस की घी की अलग है, बकरी के दूध के घी की अलग है, ऐसे अलग अलग प्राणियों के घी की अलग है। तो और जो है हमको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि जब ज्वार, अगर कोई बिना घी के ज्वार खाने वाला है और लंबे समय तक खाया तो उसको फिर जो है शरीर में रुक्षता बढ़ने वाली है, उसको जो है वो वात उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, वात आगे कैसे बढ़ता है और किस फॉर्म में और हो सकता है उसको हम बाजरे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ज्वार को जो है वो ग्रीष्म ऋतु में खाया जाता है और ज्वार की राबड़ी भी बनाई जाती है। ज्वार का जो है वो चूरमा बना सकते हैं या रोटी बना सकते हैं, लेकिन घी और मीठी चीजों के साथ खाया जाता है, जैसे गुड़ हो गया। ठीक है, या गन्ने से बनी कोई प्रिपरेशन हो गई या चीनी हो गया, खांड हो गया, इस तरह से ज्वार को, और सारी प्रिपरेशन के लिए इस तरह से है। ये चीजें क्या होता है कि जो लोग पहले खाते थे रेगुलर में उनको ही पता था। ठीक है, हम सब जो सहपान या अनुपान की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हमको बिल्कुल। आज भी जब हम जैसे पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ लोग बड़े चाव से, बड़े खुशी से जो है वो इन चीजों को परोसते हैं, तो उनको पता होता है कि बढ़िया, और घी भी कितना, उनके हिसाब से घी इतना कि वो तर रहे उसमें। घी ऐसा नहीं कि हम बस सूखा सूखा घी लगा दिया थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, इतने घी से खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन करने वाला है। अच्छा घी चाहिए ज्वार के लिए, बाजरे के लिए अच्छा घी चाहिए। तो आजकल घी, हाँ, ऐसा परसेप्शन बन गया है या बना दिया गया है मार्केट में कि लोग जो है वो घी के नाम से डरते हैं। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा घी नुकसान करने वाला है, कौन सा घी नहीं करता। ये डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, इस पे अलग तरीके से बात होनी चाहिए, अलग तरीके से रिसर्च जो है वो अनबायस्ड तरीके से होना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह या बिना किसी दुराग्रह के होना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग विषय है। तो अब हम चलते हैं कि बाजरे के लिए। बाजरा जो है मैंने बताया कि उष्ण होता है नेचर में। ठीक है, इसलिए जब भी बाजरा खाना होता है तो वो सर्दियों में खाना होता है, अगेन घी के साथ खाना होता है।
और मीठी चीज जैसे गुड़ हो गया या खांड हो गया, शर्करा हो गया, मीठी चीज हो गई, उनके साथ खाना होता है। अगर कोई ये सोचे कि बाजरे में बहुत अच्छा कैल्शियम है और बोन के लिए अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, या वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो शुगर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और इस तरह से अगर किसी ने बाजरा खाया बिना घी के खाया अगर, और बाजरा फाइब्रस भी है ऐसा मान के अगर किसी ने खाया बिना घी के खाया, तो बाजरा अगर हम बिना घी के साथ खाने वाले हैं, कोई उसको लंबे समय तक खाता है, तो शरीर में इतनी ज्यादा रुक्षता हो जाएगी कि वो कॉन्स्टिपेशन के रूप में प्रेजेंट होने लगेगी। हाँ, हम कैल्शियम के लिए मिलेट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई लगातार मिलेट्स खा रहा है, लगातार जैसे कि कोई बाजरा खाया, क्योंकि माना जाता है बाजरे में कैल्शियम बहुत अच्छा है, आयरन रिच है, तो अगर किसी ने ये सोच के ज्यादा समय तक अगर बाजरा खाया तो क्या होगा, वात बढ़ जाएगा। जब वात बढ़ेगा तो उसके जो संधियां हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं, उनमें पेन शुरू होने लगेगा लंबे टाइम के बाद। और अगर किसी ओल्ड एज पेशेंट ने बाजरा खाया, किसी प्रेग्नेंट लेडी ने बाजरा खाया, बिना जो है वो घी के बाजरा खाया लंबे समय तक, या हम बच्चों को बाजरे की प्रिपरेशन लंबे समय तक देंगे, बहुत रुक्ष होता है, ठीक है, वो कॉन्स्टिप भले ही वो फाइब्रस है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन करेगा क्योंकि वो वातकारी भी है, तो इसलिए उसको अगर बिना घी के साथ खाते हैं तो वो दिक्कत करने वाला है, वो दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले जैसी बात, लोग मेरी पीढ़ी के लोगों को तो शायद ये पता हो कि नहीं हो, कितने लोग जानते हैं, पहले के लोग जानते थे, इसलिए हमें फिर से लोगों को ये ट्रेन करने की जरूरत है कि आप खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस फॉर्म में किस तरीके से खाना चाहिए ये हमें सोचना पड़ेगा, कि न कि हम उसे कैल्शियम का सप्लीमेंट है कि वो बोन की हेल्थ के लिए अच्छा है, आयरन के लिए अच्छा है, ये सोच के हम देंगे तो कहीं न कहीं हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए देना है, नो डाउट, प्रकृति ने अगर कोई चीज दी है हमें तो प्रकृति का हमारे, क्योंकि वो हो सकता है कि प्रकृति सिर्फ गेहूं उगा के छोड़ देती, क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजें देने की, लेकिन ये प्रकृति का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें इतनी वेराइटीज दी, ठीक है। लेकिन जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे हमारे पूर्वज, वो जानते थे कि उनको प्रकृति से कौन सी चीज कहाँ लेना है। आज हम प्रकृति से कट गए हैं तो इसलिए हमें वो चीज नहीं पता है, तो हमें प्रकृति की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, हमें आयुर्वेदिक विजडम की जरूरत है फिर से, ठीक है। इसलिए अगेन मैं कहूंगा कि सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है इस चीज का, ठीक। अगेन जब एक चीज मार्केट में अभी काफी प्रचलन में नॉन ग्लूटेनियस, ठीक है, तो जब ग्लूटीन की बात होती है, नॉन ग्लूटीन की बात होती है, तो जब गेहूं नहीं था या गेहूं बहुत कम यूज होता था, तब ऐसा कोई जिक्र होने की जरूरत नहीं थी कि ग्लूटीन नहीं है, क्योंकि लोग आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा गेहूं, और गेहूं के भी बाद उसको रिफाइन करके मैदा में यूज करने लगे, तब ग्लूटीन की बात आने लगी, ठीक है। इसलिए जो है मोटे अनाज का यूज, जो इनको हम जो है मोटा अनाज भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें ग्लूटीन कंटेंट कम होता है। आप देखते होंगे जब जैसे आटा लगाते हैं, डो बनाते हैं, तो सबसे अच्छा डो बनता है गेहूं का या मैदा का, तो वो जल्दी टूटता नहीं है, आप उसको, है ना, जबकि बाजरा जो है उसको आप बेलन से नहीं बेल सकते क्योंकि वो टूटने लगता है। तो जो कंटेंट है वो ग्लूटीन डिसाइड करता है, ठीक है, वो क्योंकि हम बाजरे को जो बनाते हैं तो वो हाथ से ही बना पड़ता है, वो टूट जाता है, इसलिए तो हर बार हम ये सोच के कि नॉन ग्लूटेनियस चीज डाइट हमको चाहिए, हर किसी को हम नॉन ग्लूटेनियस डाइट एडवाइस करेंगे, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। हम मैदा को हर जगह नहीं एडवाइस कर सकते। देखो, जब शास्त्र में नित्य सेवनीय द्रव्य की बात आई तो वहां पे कहीं भी मैदा का उन्होंने नहीं बोला, ठीक है, इवन वो गेहूं को भी नित्य सेवनीय में नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है जो हमें लोगों के दिमाग में डालनी पड़ेगी। जब हम बाजरा खाएंगे, जब हम ज्वार खाएंगे, जब हम मिलेट्स खाते हैं, नॉन ग्लूटेनियस सोच के खाते हैं, तो वो भी कितना हद तक सही है, कितना नहीं है, वहां भी सोचने की जरूरत है। और एक्चुअल में किसको ये इस अप्रोच की जरूरत है, ठीक है, किसी को अगर ग्लूटीन एलर्जी है तो हाँ, हम वहां पे सोच सकते हैं, लेकिन हर किसी को हम जो अगेन जैसे हमने सबको गेहूं चावल पे शिफ्ट कर दिया, अगेन हम अचानक से सबको जो है वो मिलेट्स पे शिफ्ट कर देने वाले हैं, तो ये कितना सही है, ये सोचने का प्रश्न है, ठीक। अगेन मैंने बताया कि फाइब्रस सोच के हम अगर बाजरा देते हैं तो वो एक तरफ फाइब्रस है जो कि फाइबर के हिसाब के होने की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन क्लियर करने वाला होना चाहिए, लेकिन अगर कोई लगातार बाजरा खाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। इसलिए बाजरा खाने के नियम है, सर्दी में खाना चाहिए, घी के साथ खाना चाहिए, और कंटिन्यू तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, शारीरिक अवस्था बिल्कुल शारीरिक अवस्था के अनुसार खाना चाहिए। मैं फिर से अवस्था में अगर हम बोलते तो और रुक्षता बढ़ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वात प्रकोप होता है, उनके जॉइंट्स कमजोर हो चुके होते हैं, हम सोचे कि उनको हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो ये इस तरह से जो है वो काम नहीं करेगा। कैल्शियम एक फैक्टर है, ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो ये ओवरऑल अप्रोच है, जिस अप्रोच से शरीर बना है उस अप्रोच से आयुर्वेद लिखा गया है, ना कि आयुर्वेद किसी एक टर्म से लिखा गया है, ठीक।
तो इसलिए तो बच्चों में कितना देना है कितना नहीं, ये सोचने वाली बात है। जहां पे आयुर्वेद में मासानुमासिक परिचर्या बताइए, अगर प्रेग्नेंट लेडी के लिए मैं बात करूं तो आयुर्वेद में मासानुमासिक परिचर्या में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि आप ज्वार खाओ, आप बाजरा खाओ, आप कुट्टू खाओ, आप जो है शामा खाओ, मिलेट्स खाओ, इस तरह से तृणधान्य, क्योंकि वहां पे हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, अब आप सोचें कि आप आयरन कंटेंट होने की वजह से या कैल्शियम होने की वजह से जो है हम मिलेट्स देने वाले हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड ही करना चाहेंगे। हर कोई ये चाहेगा कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी कॉन्स्टिपेशन से सफर नहीं करना पड़े, इसलिए जो है वो मिलेट्स ये पुनः विचार करने की जरूरत है कि क्या मिलेट्स को जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रमोट करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए। ठीक है, वाकई में क्या जरूरत है, या सिर्फ हम एक माइंडसेट क्रिएट करके बैठे हैं कि हमको आयरन वहां पे देना है इसलिए हम मिलेट्स दें। आयरन के लिए नेचर ने बहुत सारी चीजें बनाई, नेचर ने इतनी वास्ट और वेराइटी बनाई है, तो हम एक चीज पे क्यों पकड़ के बैठ जाए, क्यों हम ये सोचे कि हमको यही देना है, हम और कोई ऑप्शन सोचेंगे। वैसे ही बच्चों में वहां न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वहां हमें एक तरह से उनको जो बोलते हैं मेध्य बोलते हैं, जो मेधा इंटेलेक्चुअल को बनाने वाले होते हैं, जो न्यूट्रिशन को देने वाली चीजें होती है, ऐसी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, अगर हम वहां पे बाजरा ज्वार जैसी या अन्य मिलेट से रुक्षता करने वाले, कफ को कम करने वाली चीजें अगर हम वहां देंगे तो उनके न्यूट्रिशन पे फर्क पड़ेगा। भले ही हम कहें कि वो बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बोन हेल्थ के लिए किस पर्सपेक्टिव में अच्छा है, कितना अच्छा है। हम बच्चों को शुरू से ही मिलेट्स देंगे तो उनके शरीर में वात बढ़ जाएगी, उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम बच्चों को बोन स्ट्रेंथ देते हैं, हम बोन स्ट्रेंथ सोच के दे जरूर रहे हैं, लेकिन क्या वो होलिस्टिक अप्रोच है, क्या वो वाकई में आप सिर्फ एक फैक्टर को पकड़ के उसको दे रहे हैं, क्या बाकी फैक्टर्स पे जो काम कर रहा है क्या शरीर में। तो ये सोचने का, ये विचारणीय प्रश्न, ये रिसर्च का विषय है। तो जरूर ईमानदारी से और अनबायस्ड तरीके से रिसर्च होकर एक ऑल ओवर अप्रोच के साथ ये चीजें आनी चाहिए मार्केट में। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने इतनी जानकारियां दी हमें, तो जैसे हम बात करते हैं कि सरकार आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, इकोनॉमिकली बहुत एक्सपोर्ट भी हो रहा है इसका, तो आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो हमारा देश एक पिछले जो है 70-75 साल में आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक हम ट्रांजिशन फेज से गुजरे हैं। हमने बहुत जबरदस्त तरीके से देश को एक ट्रांजिशन फॉर्म में, मतलब हम कितनी बड़ी मुश्किलों में थे, कितनी गरीबी में थे, या हमको ऐसा बताया गया कि हम पहले गरीबी में हुआ करते थे, ऐसा परसेप्शन डाला गया कि हमारे लोग बहुत गरीब थे। इस तरह की कुछ चीजें जो है वो गलत तरीके से एजुकेशन में डाल दी गई, लेकिन हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजरे हैं देश को। और तो हमने एक जो जब हमारे देश में अनाज की कमी होती थी तो हमने एक हरित क्रांति को देखा। ठीक है, उस समय जरूरत थी, वो उस समय के लिए अच्छे फैसले हो सकते हैं, लेकिन आज जो है उस सरकार को और पूरी दुनिया को सोचना पड़ रहा है कि जो हरित क्रांति के जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं हमारी फसलों पर, हमारे जो है मिट्टी पर, हमारे पानी पर, जो पेस्टिसाइड्स के कारण जो नुकसान हुए हैं, जो जेनेटिक चेंजेस के कारण, और आज भी जो है वो अननेसेसरी सिर्फ रिसर्च बायस्ड होकर और एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर हर चीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है। वो जो एक ज्यादती हमारी मिट्टी के साथ और हमारी जो स्पीसीज हैं, हमारे अनाज हैं, हमारी वेराइटीज हैं, उनके साथ जो एक गलत ज्यादती साइंस के नाम पे हुई है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, तो उन पर एक फिर से पुनः विचार करने का हमारे पास एक समय है। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा ये फैसला लिया है, क्योंकि हमको हमारी मिट्टी की हेल्थ, हमारी पानी की हेल्थ, और हमको एक इकोनॉमिक जो है वो एक ट्रांजिशन भी चाहिए, हमको एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए। तो सरकार ने मिलेट को ये प्रमोट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है, नॉट डेफिनेटली बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि मिलेट्स जो है उनको कम पानी की जरूरत है, कम एक ड्राइड सूखी जमीन पे भी हो सकता है। सबसे ज्यादा बात की, क्योंकि ये तृणधान्य बोला है ना, तो छोटे छोटे जो ग्रेन्स है ना, वो मतलब घास फूस की तरह, तो प्रकृति में वो इनबिल्ट ही ऐसा है कि प्रकृति उनको जल्दी से उगा सकती है। उनके लिए ज्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं, ज्यादा जो मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप उनको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट देंगे, उनको कम पानी की जरूरत है, वो अपने आप उगने लगेंगे, ज्यादा पैदावार उनको मिलने वाली है, कम मेहनत के साथ, कम इनपुट के साथ। तो एक अच्छी अप्रोच है, और इसके साथ हमारा जो है वो वैश्विक व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है, हम जो है वो हमारे किसान जो है वो आर्थिक रूप से निर्भर होंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय कदम है कि हम मिलेट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम अपने जो होलिस्टिक, हमारा जो हैबिटेट वाला फूड है, हमारा जो नेचुरल फूड है, हम उस पे आ रहे हैं। बस मेरा ये कहना है कि इसको जो है वो हम एक टेक्निकल आयुर्वेदिक विजडम के साथ हम इसको मार्केट में लॉन्च करें,
दूसरी चीज मैं जस्ट एक ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की कि हम बाहर एक्सपोर्ट करें, ठीक है, जीडीपी एक पैरामीटर है ग्रोथ का, ठीक है, व्यापार हमें बढ़ाना है, हमें वहां से विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा करना है, लेकिन जब मैं एक मिट्टी के साथ खड़ा होकर सोचता हूँ, हम प्रकृति को माँ मानते हैं, हम जो भी उगा रहे हैं वो क्या है, वो हमारी मिट्टी, हम क्या है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं हम वहां की मिट्टी से पैदा हुए ना, हम हैं क्या, मिट्टी हैं, ठीक है। तो हम अपनी मिट्टी का दोहन करके ज्यादा से ज्यादा उपज बना के, ठीक है, उसको हम बाहर भेज रहे हैं। हम क्या भेज रहे हैं, हम अपनी मिट्टी को बाहर भेज रहे हैं, हम अपनी मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। मैं वसुदेव कुटुंबकम है, मैं पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता हूँ, सबका पेट भरना चाहिए, लेकिन एक ये भी अप्रोच होनी चाहिए कि जो जहां का है वो वहां के अनाज को बढ़ावा दे, ठीक है, कि हम जो है वो अपनी मिट्टी का दोहन करके अपनी मिट्टी पे भार लेकर सबको अनाज प्रोवाइड करें, सबका पेट भरे, ये एक अच्छी सोच है। लेकिन हम पैसा इकट्ठा करने के लिए, कागज के नोट या डॉलर इकट्ठा करने के लिए अपनी मिट्टी के साथ जबरदस्ती करके यहाँ अनाज पैदा करके हम बाहर भेजें, तो हम क्या करें, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को निकाल के बाहर भेजें, तो मिट्टी तो अनफर्टाइल होगी ही ना, मिट्टी तो क्या होगी, कम, उसकी फर्टिलिटी को तो हम बाहर भेज रहे हैं, तो वो तो कम फर्टाइल होती चली जाएगी। तो ये उस मिट्टी के साथ अन्याय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम मिट्टी या प्राकृतिक चीजें या हम मिट्टी से जुड़ी चीजें कुछ भेज रहे हैं तो हमें बदले में मिट्टी लेनी होगी, मिट्टी इन द सेंस मिट्टी की फॉर्म में हमें व्यापार करना होगा। अदरवाइज हम मिट्टी के साथ इतनी जबरदस्ती इतना दोहन करेंगे तो हमारे पास आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए हम कहाँ से पोषण देंगे, मिट्टी को भी पोषण की जरूरत है। आप कहते हैं कि कम पानी वाली खेती करो, क्या मिट्टी को पानी नहीं चाहिए, ठीक है, हम कैसे किसी को जो है हम किसी को कैसे कह सकते हैं आप कम पानी पी के काम करो, ठीक है, ये क्या, क्योंकि हम चेतन द्रव्य मानते हैं, हम सबको कॉन्शियस मानते हैं, तो मिट्टी की हेल्थ मतलब मेरी हेल्थ, हमारी हेल्थ, ठीक है, मैं या आप हम कल रहें या ना रहें, लेकिन मिट्टी रहने वाली है, वो हमारी पीढ़ियों को पोषण देने वाली है, ठीक है। तो हम विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा करने के लालच में हम अपनी मिट्टी का दोहन नहीं करें। अगर हमें बदले में सबका पेट भरना है, ये अच्छी वसुदेव कुटुंबकम की भावना अच्छी है, तो हमें वहां से भी कुछ लिविंग चीजें लेनी होगी, ठीक है। हम अपनी मिट्टी के बदले पैसा न लेके, कंप्यूटर या लैपटॉप या टेक्नोलॉजी न लेके हम लिविंग थिंग्स लें, ताकि हम मिट्टी का भी आदान प्रदान कर सकें, ताकि हमारी मिट्टी को भी रिचार्ज करने का मौका मिलता रहे। मान के चलिए अगर हम किसी को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमने 250 किलो का एक जानवर मांस के रूप में वहां भेजा, तो हमने उतनी मिट्टी, क्योंकि कैसे बना वो जानवर, वो मिट्टी से बना ना, जो मिट्टी में फसल होगी, जो दूसरे जानवर उसने खाया, जो भी अल्टीमेटली जो फूड चेन है वो कहाँ से शुरू होती है। तो हम अगर वहां 250 किलो प्रोडक्टिविटी भेज रहे हैं, मतलब हमारा 250 किलो मिट्टी का नुकसान हुआ है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको वापस से मिट्टी में मिल जाना है। तो मिट्टी कैसे रिचार्ज होती है, हम भी वापस से मिट्टी में मिल जाएंगे, और ये परंपरा चलती रहती है। लेकिन हमने तो पैसा कमाने के चक्कर में जो है चीजें बाहर भेज रहे हैं, मतलब मिट्टी रिसाइकल नहीं हो पाती। जैसे आयुर्वेद ने कहा है कि 25 किलोमीटर के एरिया की चीजें हमें खानी है, तो हम हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को हम क्या देंगे, अगर हम सब चीजें बाहर भेज दें, तो उन्हें भी जरूरत है, उन्हें भी हेल्दी एक अर्थ की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी जो मातृभूमि है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो माँ है, उसको मैं अपने लिए या अपने समाज या आपसे, हमसे पढ़कर ऊपर सोच रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी को सदा रहना है, ठीक है। तो या तो मिट्टी का आदान प्रदान हो मिट्टी के रूप में, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, अन्यथा हमारे पूर्वजों की एक अप्रोच होती थी कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसी में मिलना है, क्योंकि मिट्टी को रिचार्ज भी करना है। अल्टीमेटली हम जो खा रहे हैं वो मिट्टी से आ रहा है, ठीक है, तो हमको मिट्टी में क्यों मिल जाना है, ताकि मिट्टी को फिर से वो पोषण मिले, ठीक है। हम हर चीज ये कोशिश करते हैं कि वो मिट्टी में जाए वापस से, और यही एक होलिस्टिक, यही आध्यात्मिक अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि ये जो सब ठीक है, हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम काम मानते हुए हम अपने फार्मर्स की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, हम जो है वो फर्टिलाइजर्स को कम यूज करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ सकारात्मक है। बस इसमें आयुर्वेदिक और एक जो है होलिस्टिक अप्रोच हमें डालनी चाहिए। हमें अपनी मिट्टी, अपनी पानी, अपनी हवा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि हम उनसे ले रहे हैं, हम उनसे अपना विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा करना चाहते हैं, तो बदले में हम मिट्टी को क्या दे रहे हैं, ये भी सोचने विचार जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैं
अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं मिट्टी को जरूर आगे की पीढ़ी के रूप में देख रहा हूँ। तो मेरा ये विशेष आग्रह है कि मिलेट्स को हम एक शानदार यात्रा के तौर पे पूरी दुनिया में लेके जाएं। सबको, पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, लेकिन हमें लोगों को ये सिखाना होगा कि आपके यहाँ जो चीजें हैं आप उन्हें बढ़ाइए और उनसे पेट भरिए, और फिर भी नहीं है तो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डिपेंड मत बनिए हम पर अनाज के रूप में, और हम उन पे डिपेंड नहीं बने कि ये जो विकास और जीडीपी की जो व्याख्या है ना, इसको हमें पुनर्निर्धारित करने की जरूरत है, ठीक है। हम विदेश में भेजते हैं मिट्टी को, हम विदेश में अनाज भेज रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी से पेट नहीं भरने वाले हैं, टेक्नोलॉजी से आगे की पीढ़ियां नहीं चलने वाली है। मैं उनसे लैपटॉप या मोबाइल खरीद के या गैजेट्स खरीद के वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें मिट्टी के बदले या तो हम उनसे कुछ अनाज लें, या कुछ मिट्टी के बदले हम मिट्टी जैसा व्यापार करें जिससे हमारी मिट्टी को रिचार्ज किया जा सके। तो ये मेरा विशेष आग्रह है कि जब ये हम मिलेट क्रांति जो हम कर रहे हैं, इसमें एक बिल्कुल 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 ऐसा ना हो कि जो हरित क्रांति में हमने गलतियां की वो फिर से मिलेट क्रांति में भी देखने को मिली। तो इसलिए हम जबरदस्ती सबको, हर एज ग्रुप को, कि प्रेगनेंसी में भी खाना है, बच्चों को भी खाना है, बूढ़ों को भी, ऐसा न थोपें। लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों को समझाएं कि मिलेट्स की क्या महत्वता है और कब किस सीजन में किस तरीके से मिलेट्स खाने चाहिए, किस तरीके से नहीं खाने चाहिए। वो सारी थेरेपेटिक और न्यूट्रिटिव पर्पस से, और न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ जो स्थूल जो केमिकल्स और जो मिनरल्स और जो प्रोटीन्स कार्बो, इस तरह का ना सोच के जिस तरह से शरीर प्रकृति ने बनाया है उस हिसाब से हम सोचें। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में ये मिलेट रिवॉल्यूशन, ये जो मिलेट क्रांति है, ये आगे बढ़े, बस ये हम सबको ध्यान दिलाना चाहते हैं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हम इस पीढ़ी में हैं, ठीक है, कि हम पुरानी जो चीजों को वापस से जीवित कर रहे हैं, और जो हमारी गुलामी के साथ जो हमारी चीजें आ गई थी उनको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये हमारी सौभाग्यशाली पीढ़ी है। ये हमारी यात्रा शानदार हो, मिलेट क्रांति एक शानदार हो, और हम सबको जो है कि होलिस्टिक जीना सिखाएं, सबका पेट भरें, सबकी तरक्की भी करें, लेकिन हम अपनी मिट्टी का भी मना रहे हैं उसको मनाएं अच्छे से, लेकिन सार्थक बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, एक सार्थक तरीके के साथ, एक होलिस्टिक तरीके के साथ हम पूरी दुनिया के साथ इस मिलेट क्रांति को जिए, ऐसा मेरा आग्रह है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें दी। हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं हमें, कुछ पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान का भंडार है इतना, लोगों तक उसे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है आप सभी बहुत लाभान्वित हुए होंगे आज के हमारे इस चर्चा से। तो इसी के साथ मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर साहब का, और रावण आयुर्विद्या की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और डॉक्टर साहब थैंक यू मैम। वैसे मैं इसका हकदार नहीं हूँ, आयुर्वेद और मेरे गुरु जिन्होंने मुझे ऐसा समझने की क्षमता दी, वो इसके असली हकदार हैं। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। ये हमारा नया उपक्रम आपका स्वास्थ्य उत्तम रखने में सहायक हो, यही हमारा प्रयास है। हमसे जुड़े रहें और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमारे आगामी वीडियोस जरूर देखें। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।